हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चंस PYQ 2019। ठीक है, बेसिकली है किसके बारे में हम बात करने, किसका PYQ है, HP टेट का है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें केमिस्ट्री आती है वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। लेकिन HP टेट में यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। कितनी होती है ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू? 7.4। ठीक है, और इसके बाद पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। ठीक है, सलाइवा की बोलें तो सलाइवा की होगी हमारे पास 6.8। कितनी होगी? 6.8। लगभग इतनी सी रहती है। ठीक है, मतलब हो सकता है आपके पास 6.6 या 6.7 देखने को मिले, लेकिन वैल्यू लगभग इसके करीब ही रहेगी। ठीक है, एग्जामिनर वेरी कर सकता है, ना जाने कौन सी बुक को फॉलो कर रहा होगा। सो बेसिकली हमारे पास तो यही रहेगी, लेकिन ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शंस किस तरह से होंगे। अच्छा, पीएच वैल्यू क्या होती है? ठीक है, पीएच वैल्यू सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। पीएच मीन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो हमारे पास किस तरह से चलेगा। इस साइड को जो पीएच टेबल होता है, एक हमारे पास चार्ट होता है, उसमें हमारे पास इस साइड को, यानी कि अगर 7 से कम, ये 7 जो है हमारे पास न्यूट्रल रहेगा, 7 से कम होगा तो हमारे पास एसिडिक नेचर होगा। और वहीं किसी सब्सटेंस का, या फिर 7 से ऊपर अगर पीएच मानी गई तो हम बोलेंगे उसको बेसिक सब्सटेंस हुआ। वो क्या हो गया? बेसिक। ठीक है, और ये एसिडिक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है? तो हमारे पास जिप्सम का केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो अब इतनी सी बात होगी। इसके अलावा और कोई हमारे पास है, मतलब कंपाउंड है जिनके बारे में हमें, जिनका केमिकल का फार्मूला पता होना चाहिए? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सेम फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, बट इसमें क्या होता है, ये हाइड्रेटेड नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1/2 जो है H2O। ठीक है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर का लगता है। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उन एग्ज़ाम को मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे निचली वाली साइड। तो आप देखेंगे हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड है। ब्लीचिंग पाउडर, जिसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है हमारे पास कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये बात रखनी है आपको याद, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके अलावा कौन कौन से और कंपाउंड है? तो इसके अलावा स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं हम, स्लेक्ट लाइम। इसकी फार्मूला होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात करेंगे हमारे पास क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, क्विक लाइम चूना जो सिंपल होता है हमारे पास। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। इसके अलावा हमारे पास लाइम स्टोन होता है। लाइम स्टोन का फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वेट हाँ, लाइम स्टोन का फार्मूला क्या है सर? हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास फार्मूला देखने को मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारे फार्मूला है, जैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या हो गया? बेकिंग सोडा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडा का फार्मूला हमारे पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड से मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, और आपको ये याद भी रखने हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बेसिकली HP टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3rd नंबर का क्वेश्चन कि डैश इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। भाई किसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ। अलॉय पूछा है, ब्रॉन्ज यानी कि हमारे पास जो कांस्य है वो किसका अलॉय है? तो ये हमारे पास अलॉय है कॉपर प्लस टिन। ये कॉपर प्लस टिन हुआ। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट है हमारे पास सर? ब्रास।
ब्रास का भी रख लेना, पीतल। तो ब्रास का हमारे पास क्या रहता है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द कैटलिस्ट इन विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हाइबर प्रोसेस। भाई यहाँ से पहले तो एक चीज़ पता चलती है हमें कि अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, हाइबर प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट रहता है Fe यानी कि आयरन। यहाँ से एक और बात आपको बता देता हूँ कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन का जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगी, ध्यान से सुनना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके और फिर हमारे पास रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगी या उसकी स्पीड को फास्ट कर देगी। उस कैटलिस्ट की तरह हमारे पास एंजाइम होते हैं, ठीक है। ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट कैटलिस्ट। मतलब क्या है कि एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शन में हमारे पास हम उनको यूज़ करते हैं, और एंजाइम प्रोटीन भी होते हैं, ठीक। फंक्शन तो सेम ही रहता है, लेकिन एंजाइम जो होते हैं हमारे पास लेस टेम्परेचर पे काम करते हैं, और हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। और वही बात करें कैटलिस्ट की तो इनका स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है, और ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकती हैं। काम यही रहेगा, रिएक्शन को स्पीड अप करना है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास H2SO4 बनाया जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक जो हमारे पास अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। भाई उसके लिए कौन सी प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ पे यूज़ की जाती है, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कैटलिस्ट, तो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रख लेना याद, कौन सा है, वेनेडियम पेंट ऑक्साइड। ओके सर, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 1 फर्मी इज इक्वल टू, तो हमारे पास सीधा सा रहेगा इसका 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 क्या, मीटर, इसके बराबर रहेगा। अब विच मेटल आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हमारे पास इसका आंसर रहेगा कैंसर के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हमारे पास कोबाल्ट के जो हमारे पास आइसोटोप होता है, कोबाल्ट का को आइसोटोप जिसका हमारे पास मास रहेगा 60, उसका यूज किया जाता है। अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है, कार्बन डेटिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, या हमारे पास कार्बन डेटिंग या एज ऑफ फॉसिल को किससे पता लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन का आइसोटोप नंबर 14 का यूज़ किया जाता है। और इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ हम एज ऑफ फॉसिल को पता लगाना हो तब भी यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास नंबर क्वेश्चन 8 है, ठीक है, कि इज़ कॉल्ड फूल्स गोल्ड, ठीक है, मतलब मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका रहेगा आंसर हमारे पास आयरन पायराइट। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा सर, आयरन पायराइट के बारे में, इसका फॉर्मूला ये रहता है FeS2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, नेम द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विच हैज़ मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पहले तो पता होना चाहिए, ये होती है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू आइसोलेटेड गैसियस आइटम, ठीक है। जो भी आइसोलेटेड गैसियस आइटम होता है, जब भी हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डालेंगे ना, तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, या यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की है, क्लोरीन की है। ओके सर, तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या रहेगा, क्लोरीन ही रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि विच वन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी रहेगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, वो रहती है हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन कर लो, ठीक है। और ये सब किस जो हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनका याद रखना है, ग्रुप नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टेम्परेचर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, टेम्परेचर कौन सा एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम बोलते हैं, तो हमारे पास
रहेगा 273.15 एग्जैक्ट बोलें, अगर एग्जैक्ट वैल्यू केल्विन। और अगर सेल्सियस में बोलना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, एब्सोल्यूट 0। ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे पास यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है कि अगर हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर दिया हो, ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर दिया हो तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलना है। तो ये अगर केल्विन में दिया है तो केल्विन लिख के ये केल्विन निकाल दिया, है ना। अच्छा, या फिर सेल्सियस में दिया हो तो फिर किस तरह से निकालना है। फिलहाल आप केल्विन में देखो, केल्विन में क्या करना है कि हमने सी से प्लस कर देना है कि सी में मान लो कि हमारे पास दिया है कि 30 डिग्री को आप केल्विन में बदलो, तो यहाँ पे सी में जो है आपने कितना 30 भर देना है और 273, यहाँ पे कितना चलेगा 273। सिंपल 273 लिखो, 15 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 303, ठीक है। इसी तरह से मतलब वैल्यू भर देंगे ना सी की यहाँ पे 30। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फार्मूला है हमारे पास। अब बात करेंगे हम 11th क्वेश्चन की। हमारे पास इज कॉल्ड नाइटर। नाइटर किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब ये आपको याद रखना है कि पोटासियम नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, पोटासियम नाइट्रेट को हम क्या बोलेंगे, नाइटर बोलते हैं, पोटासियम नाइट्रेट। ये है पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट। ओके सर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इज कॉल्ड नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम किसको बोलते हैं अब, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हमारे पास कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, है ना। और इसके साथ हमारे पास ग्रेफाइट या कार्बन को जमा कर दिया जाए। वैसे ग्रेफाइट बेसिकली होता है कार्बन होगा, ये कार्बन जैसा होगा, आपको पता है ना, एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट कार्बन का। तो यहाँ पे सी की जगह क्या लिखा जा सकता है, ग्रेफाइट लिख दिया मैंने, ग्रेफाइट, ठीक है। हो सकता है ग्रेफाइट लिखा हो या सी इस तरह से लिखा हो, तो फॉर्मूला आपका सही है, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है हमें कि ये वाला कंपाउंड जो है, इसको और कलर से मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ये इसको, इसका नाम मैंने क्या बोला था अभी हाल ही में, कैल्शियम साइनामाइड बोला था। इसको हम लाइम नाइट्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइम नाइट्रोजन बोलते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, कैल्शियम साइनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमारे पास, द मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर का मोनोमर पूछा गया है, तो हमें याद रखना है कौन होता है सर, सिंथेटिक। तो हमारे पास रहेगा सिंथेटिक, हाँ सिंथेटिक पूछा है। एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक, ठीक है। मोनोमर सबसे पहले पता होने चाहिए भाई। हमारे पास जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं ना, ठीक है, पॉलीमर्स मिलकर बनते हैं मोनोमर्स से। पॉलीमर का मतलब होता है पॉली अनेक, और मर मतलब यूनिट्स, ठीक है। जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में मिलेंगी, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स मिलेंगे, तो एक पॉलीमर का निर्माण होगा। तो हमारे पास सिंथेटिक रबर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन बोलते हैं सिंथेटिक रबर को, नियोप्रीन। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका हमारे पास कौन रहेगा, मोनोमर कौन रहेगा। नियोप्रीन का मोनोमर रहता है हमारे पास क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन रहेगा। इसका स्ट्रक्चर वैसे अगर आपको जानना है, नाम लिख लो, हमारे पास आयोपेक नेम लिख लो इसका, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो इसका हमारे पास 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडीन, ये इसका क्या रहेगा, हमारे पास नाम रहेगा। उसी तरह से अगर पूछ लिया जाए नेचुरल का, पूछ लिया जाए, यहाँ पे मैं नेचुरल का भी लिख देता हूँ। नेचुरल का पूछा जाए तो हमारे पास आइसोप्रीन, आइसोप्रीन मोनोमर रहेगा नेचुरल रबर का। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होती है, ठीक है, जिससे रबर को सख्त बनाया जाता है। वैसे रबर क्या होता है कि हमारे पास टूटने वाली या बहुत सॉफ्ट सी होती है, ठीक है। तो उसकी हम क्या करते हैं, उसमें सल्फ़र ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वल्केनाइजेशन हो जाती है। अगर हमने सल्फ़र ज़्यादा यूज़ कर लिया, जैसे हमने बोल दिया कि मैंने 7 से 10% तक सल्फ़र यूज़ किया, तो हमारे पास उसका यूज़ किया जाता है टायर, सख्त मोटे मोटे से टायर बनाने के लिए। अगर 2 से 3% करेंगे तो हमारे पास जो नेचुरल हमें रबर देखने को मिलती है वो सब रहेंगी। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, याद रखना, सल्फर का यूज़ करते हैं। 14th क्वेश्चन, इन ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड ऑन
अपॉन द रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आंसर बनेगा आपका कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। 15th क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या रहता है हमारे पास, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। अच्छा, अब एक और दो चार और का लिख। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन्स या विटामिन्स, है ना। और हमारे पास कौन सी विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल आपको याद रखना है, दो हैं आपके साथ पास वाटर सॉल्युबल, एक का नाम है बी और दूसरे का नाम है सी, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि फैट सॉल्युबल जितनी बच गई, फैट सॉल्युबल जितनी बच गई भाई, है ना। इसमें ए हमारे पास डी बी सी में आ जाएगा, ई और के। इस यहाँ से हमें विटामिन ए का नाम आपको पता होना चाहिए, रेटिनोल। क्या बोलते हैं इसको, रेटिनोल, रेटिनोल, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास आपको पता होना चाहिए विटामिन सी का, दो ही पूछे जाते हैं वैसे। विटामिन सी का अब्सॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्ट। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो हमारे पास आप याद रखेंगे किसकी वजह से हमारे पास रहेगी, किसकी वजह से क्वेश्चन है आपके पास, क्लोराइड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा, टेम्परेरी हार्डनेस पूछ लिया जाए, टेम्परेरी, भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके पास वैसे ही रहेंगे, बस यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, हमारे पास मैग्नीशियम है Mg है, तो यहाँ पे बायोकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स किसके, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, Ca एंड Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द, हमारे पास कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, हमारे पास H2 कॉमन है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास पूछा गया है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। हमेशा याद रखना वाटर का रहेगा इसमें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। H2O आंसर रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉल्ड द परलेस, ठीक है, इज कॉल्ड परलेस। 18th क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो इसका आंसर रहेगा पोटासियम कार्बोनेट। क्या रहेगा, पोटासियम कार्बोनेट इसका आंसर रहेगा। इसके बाद 19th क्वेश्चन की बात करें अगर, 19th क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है, द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन में देख लेना, वैसे ये हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है और मेनली सोर्स होता है इसका टमाटर, टमाटर रहेगा, ठीक है। और नेचुरल सोर्स ऑक्जेलिक एसिड का, और ये ऑक्जेलेट आयंस बनाते हैं जिसके कारण आपको पथरी होती है, ठीक है। तो ऑक्जेलेट आयंस ही होते हैं ये। अगर पूछ लिया जाए कि जो किडनी में आपको स्टोन देखने को मिलता है वो क्या है असल में, तो वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीनेट के आयंस हैं। अब देखो हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लोरेंस इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट। तो हमारे पास कार्बन रहेगा, कार्बन वैसे क्या होता है, कार्बन 60। अब एलोट्रोप्स क्या होती हैं, एक ही जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना, किसी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना। तो कार्बन के और कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, ओके सर। ग्रेफाइट क्या है हमारे पास, ये कंडक्टर है, कंडक्टिव इन नेचर, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन खाली रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 21th क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। हमारे पास याद रखना है कौन सा प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल का हरा कलर क्यों होता है, मैग्नीशियम के कारण, बस बट ये मैग्नीशियम वाला रख लेना। 22 क्वेश्चन है, विच इज़ द एंगल एक्सपेक्टेड इन। हमारे पास अमोनिया में एंगल बोला है कितना होता है, तो यहाँ से आपको पता लगाना है। वैसे जो ऑप्शन था उसके हिसाब से तो पता क्या है, लेस देन 109 डिग्री बट ओवर 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ से एक और चीज़ आपको पता लगानी है, बता देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास मैक्सिमम जो इसका एंगल है वो कितना रहता है,
107 रख लेना। 107 के मतलब करीब करीब रहेगा इसका एंगल, ठीक है। 106.8 आपको किसी पुस्तक में और मिलेगा, साइट पे जाएंगे अलग अलग इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन 107 के करीब करीब इसका एंगल रहेगा अमोनिया का। 23 की बात करेंगे, विच ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। लिथियम हमारे पास दिया गया है, सोडियम दिया गया है, बेरियम दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है। इनके बारे में पूछा है कि हैव अटोमिक साइज, लीस्ट अटोमिक साइज पूछा है। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, ये अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या चीज़ पढ़ी थी सर? ये देखिए, ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का। फिर हमारे पास आता है सोडियम पोटासियम, और यहीं बात करेंगे हमारे पास सेकेंड ग्रुप में बेरियम। बेरियम के बाद हमारे पास मैग्नीशियम, और इसके बाद हमारे पास Mg, और इसके बाद कैल्शियम, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनमें से किसका रहेगा? अब इस साइड को जब भी हम जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, अलोंग ए पीरियड घटेगा, डिक्रीज होगा। और वहीं हम बात करेंगे कि डाउन द ग्रुप कितना, कैसा होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास लिथियम और फिर आता है बेरिलियम, ठीक है। तो हमारे पास बेरिलियम सही आंसर रहेगा, बेरिलियम सही आंसर रहेगा, BE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, लिथियम का 3 रहता है, 4, सोडियम का हमारे पास 11 रहेगा, मैग्नीशियम का 12 रहेगा, पोटासियम का 19 रहेगा, कैल्शियम का 20, सॉरी हमारे पास हाँ कैल्शियम का 20 रहेगा और पोटासियम का 19 रहेगा। 24, इन विच ऑफ द, हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया है, ठीक है। क्लोरीन का किस में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, ठीक है। तो हमारे पास अब बात कर लेते हैं कैसे निकालेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले चलेंगे हम, ये पहला कंपाउंड है HClO, ठीक है। तो हम इसमें निकालेंगे कैसे सर? एक बात याद रखें कि जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो, जैसे कैल्शियम क्लोरीन की पूछी है, क्लोरीन की पूछी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैसे H की पता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, जिसकी निकालनी है उसकी जगह X लिख दो, और हमें ऑक्सीजन की भी पता है -2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरी साइड के लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब निकालो, कैसे निकालेंगे सर? हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, -1, मतलब हमारे पास इस साइड में क्या बचा, -1, और जब ये दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ से कितना बन जाएगा, +1 बन जाएगी यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह से अब मुझे तो आंसर पता है, ठीक है, अब निकालूंगा मैं किसका, नेक्स्ट है HClO4, और करके आपको खुद देखने हैं। जैसे इसकी है मेरे पास Cl का प्लस जो होगा वो X होगी, और इसको हम वैसे ही भर देंगे उसी। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब बोला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में बोला है, ऑक्सीजन का कितना है -2, और इसको कर देंगे हम 4 के साथ गुणा, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 4 लगे हैं ना इसके साथ। तो एक जो ऑक्सीजन की होती है वो -2 होती है, 4 की कितनी हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी। टोटल करके देख लेना। फिर यहाँ से हमने क्या कर दिया, -8 से हमने +1 किया, प्लस इसमें प्लस करेंगे -8 में तो कितना रहेगा, 7 रहेगा ना। यहाँ से हमारे पास -7 + x = 0, और यहाँ से आंसर निकल के आएगा जब ये दूसरी साइड जाएगा +7। और इसके और इसका ये जो हमारे पास रहता है थर्ड और फोर्थ, ये खुद निकालेंगे आप। 25th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सब्सटेंस वाटर NaCl N2O2 गैस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो पैरामैग्नेटिक नेचर को निकालने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके लिए फार्मूला भी है हमारे पास, उसके बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हम करते हैं, उसकी वजह उसके साथ हम निकालते हैं पैरामैग्नेट। बट मैं एक आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊँगा। सिंपल सी ट्रिक क्या है कि पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होंगे जिनकी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे ऑड नंबर, जैसे हमारे पास 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए। अब जिनके इलेक्ट्रॉन का सम क्या होगा, या टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, इवन रहेंगे डायमैग्नेटिक, वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक रहेंगे, इवन।
पैरामैग्नेटिक होता है वैसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। डायमैग्नेटिक उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। यहाँ से हमें पता चलेगा इवन की बात जब हम करेंगे तो इवन में हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये सब चीज़ें आएंगी। अब आपके पास एग्ज़ाम में एक ये जो मैं वैसे ट्रिक बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, कोई भी ट्रिक जो है मैक्सिमम ट्रिक जो होती हैं कोई भी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है। अब यहाँ से एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्सेप्शनल है इसमें। एक्सेप्शनल क्या याद रखनी है सर आपको कि 10, 32 और 16 ये सब क्या होंगे, इनका नेचर पैरामैग्नेटिक रहेगा। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है हमारे पास, क्या है एक्सेप्शनल कि वाटर का हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास वाटर जो है डायमैग्नेटिक इन नेचर रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो मतलब खाली नहीं होता, अनपेयर्ड नहीं होता। अब देखो हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ से देखो NaCl का देखना, टोटल करो इसके कितने हो गए, 38 हो गए। 38 मतलब डायमैग्नेटिक, इवन है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा 38। अब उसी तरह से N2 कितना हो गया 14 तो अब क्या हो गया 14 देखेंगे आप डायमैग्नेटिक क्योंकि इवन है। O2 को देखना 16, अब 16 मैंने बताया था एक्सेप्शनल है, हाँ जी एक्सेप्शनल, ठीक है, तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक है। अब वाटर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इसमें भी एक्सेप्शनल है 10 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसमें जो है आंसर रहेगा O2। मतलब मैक्सिमम पे ये जो है हमारे ये जो ट्रिक है काम करेगी, लेकिन वाटर वाला जब भी केस आएगा तो वहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे ये ट्रिक काम करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, कितना रहेगा मेल्टिंग पॉइंट आइस का, तो हमारे पास रहता है 0 डिग्री, और केल्विन में बात करेंगे 273.15 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच ऑफ दीज सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट एंड वाटर, मिल्क सोर्स टिंटल इफेक्ट, भाई टिंटल इफेक्ट, ठीक है, कौन शो करेगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, कौन सा आएगा, मिल्क, मिल्क इसका आंसर आएगा। फिर 28, विच ऑफ द नॉन मेटल नाइट्रोजन ग्रेफाइट सल्फर ऑक्सीजन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट, बताया था मैंने आपको ग्रेफाइट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है खाली घूमने के लिए। 29, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो ट्रिटियम, ट्रिटियम इसका आइसोटोप रहेगा। 3 आइसोटोप होते हैं इसके, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, ये हाइड्रोजन का ये इस तरह से आइसोटोप रहता है। विच गैस इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हमारे पास इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है, इथाइलिन। ये थी आज की क्लास, और यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। बोलने को तो हमारे पास 30 क्वेश्चन थे, लेकिन 30 से ज़्यादा आप खुद जानते हैं एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, भारत माता की जय, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।